नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में मानो आग सी लग गई है। रियल्टी कंपनियों के संगठन क्रेडाई ने रेरा से मांग की है कि उन्हें प्रोजेक्ट पूरा करने में 6 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाए। दरअसल सीमेंट, रेत, सरिया ही नहीं, हार्डवेयर, पेंट, सेरेमिक सहित तमाम चीजें महंगी हो गई हैं। बिल्डरों को लगता है कि कीमतों में आई ये तेजी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी और बिल्डिंग मटेरियल के दाम कम होंगे, लेकिन तब तक जो उनको नुकसान हो रहा है उसका कुछ ना कुछ किया जाए। अब सवाल यह है कि इसका नुकसान घर खरीदारों को होगा, उनको प्रोजेक्ट डिले होगा। आज हम आपकी खबर आपका फायदा में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि बिल्डर्स की मांग कितनी जायज है, ऐसे घर खरीदार के पास क्या विकल्प बचता है और ऐसी कौन सी एक सिचुएशन आए जिसमें बिल्डर को भी नुकसान ना हो और बायर को भी नुकसान ना हो। ऐसी परिस्थिति क्या हो सकती है, उसके रास्ते क्या होंगे, इस पर करेंगे चर्चा एक छोटी सी रिपोर्ट के बाद। सीमेंट, सरिया और घर बनाने की सारी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं और इसके चलते घर के सपनों को बड़ा झटका लगा है। कमोडिटीज के दाम में उछाल से रियल्टी प्रोजेक्ट में देरी हो रही है। महाराष्ट्र के बिल्डर्स ने महाराष्ट्र रेरा से प्रोजेक्ट पूरा करने की डेडलाइन 6 महीने बढ़ाने की मांग की है। बिल्डर्स को लगता है कि कीमतों में आई ये तेजी ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी और बिल्डिंग मटेरियल के दाम कम होंगे, तब वो निर्माण फिर से शुरू करेंगे। बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1 साल पहले स्टील की कीमत 42,000 रुपए प्रति टन थी और ये बढ़कर 85,000 रुपए हो गई है। 50 किलो सीमेंट बैग की कीमत 260 से बढ़कर 400 रुपए हो गई है। 1000 ईंटों की कीमत 6,500 रुपए थी, जो बढ़कर 8,000 रुपए हो गई है। निर्माण सामग्री के साथ बिजली के तार, फिटिंग, टाइल्स, पाइप, सैनिटरी वेयर, फैब्रिकेशन, रेत, सेकेंडरी मिनरल्स में भी करीब 40 से 45% की बढ़ोतरी हुई है। क्रेडाई के मुताबिक लागत 400 से 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट बढ़ गई है। कमोडिटीज की कीमतों में आई तेजी से बिल्डर तो परेशान हैं, मगर इसका खामियाजा घर खरीदारों को उठाना पड़ेगा। बिल्डर चाहते हैं कि होम बायर्स भी उनकी तरह कमोडिटीज की कीमतों के कम होने का इंतजार करें ताकि उन्हें घाटे का सामना न करना पड़े। दूसरी तरफ होम बायर्स की अलग परेशानी है। उनका कहना है कि उन्होंने पहले से ही लोन ले रखा है, हर महीने की किस्त बैंक में जमा कर रहे हैं। ऐसे में वो कब तक इंतजार करेंगे? जो किराए के मकान में रहते हैं उन्हें 6 से 10 महीने ज्यादा किराए के मकान में रहना होगा। उनके इस घाटे की भरपाई कौन करेगा? बिल्डर को तो अपना फायदा दिख रहा है, मगर घर खरीदारों की खून पसीने की कमाई फंसती दिख रही है। अगर महारेरा बिल्डरों की बात मानती है तो उसे घर खरीदारों की राहत के लिए कोई फैसला लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बड़ी विचित्र सी स्थिति है। अब बिल्डर्स कह रहे हैं कि भाई उनकी मांग अपनी जगह है, वाकई में महंगाई तो बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं। हमने आपको अपनी पूरी रिपोर्ट में दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की है कि बिल्डर्स जो कह रहे हैं उसके पीछे के आधार क्या हैं और ग्राहकों की चिंताएं क्या हैं। इस पर अब करते हैं विस्तार से चर्चा। मेरे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं धवल अजमेरा सर, जो कि सेक्रेटरी हैं क्रेडाई MCHI के। धवल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं अश्विनी उपाध्याय, जाने माने एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं अभय उपाध्याय जी, जो कि मेंबर हैं CAC रेरा के। बहुत बहुत स्वागत है अभय जी आपका भी हमारे शो पर। धवल जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे। क्या डिमांड है आपकी एग्जैक्टली और आप लोग सिर्फ डीले की बात कर रहे हैं, 6 महीने का एक्सटेंशन मिल जाए, सिर्फ ये कह रहे हैं, या परमिशन ले रहे हैं कि हम बायर से ज्यादा पैसे अब चार्ज करें? आपकी डिमांड्स क्या हैं सर? सर देखिए, वैसे हम लोग आज के तारीख में अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो कोविड के टाइम से अगर आप देखें तो एक ये सेक्टर है जो बहुत ही अच्छी तरह से प्रोग्रेस और ग्रोथ हुआ है। और वो प्रोग्रेस और ग्रोथ को आप अगर देखें तो हमारा ये मानना है कि इसके पीछे 260 से 70 इंडस्ट्रीज है, जो उसके पीछे रियल एस्टेट एक सेगमेंट ग्रो होता है, उसके पीछे एक 260-70 इंडस्ट्री भी ग्रोथ होती है। बट अभी जो ये हाल ही में पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने में जो रॉ मटेरियल प्राइसेस में जो उछाल आया है, जो प्राइसेस बढ़े हैं, जैसे आपने बताया स्टील और सीमेंट के प्राइसेस बढ़े हैं,
उसके कारण काफी सारी जगह, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो मुंबई नहीं, बट मुंबई के आजू बाजू एमएमआर है, महाराष्ट्र है, जो अदर सिटीज है, टायर 2 टायर 3 सिटीज है, जहाँ पे जो फ्लैट की कीमतें होती है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की कीमतें, उनके दोनों के बीच में अंतर काफी कम होता है। और ये कॉस्ट जो आज के तारीख में बढ़ गया है, वो कॉस्ट करीब करीब 400 से 450 रुपया स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे इफेक्ट आया है, शायद उससे ज्यादा भी है। तो अगर इतना बड़ा जब इफेक्ट आता है तो डेफिनेटली एक डेवलपर की कंस्ट्रक्शन की प्रॉफिटेबिलिटी, वायबिलिटी पे भी एक थोड़ा असर उसके अंदर दिखता है। पर धवल साहब, तो क्या ये अनप्रेसिडेंटेड है? क्या ये पहली बार है कि महंगाई बढ़ी है? और जब आप लोग बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाते हैं तो क्या उस समय महंगाई का आकलन नहीं होता है कि भविष्य में जितने दिनों बाद आप ये प्रोजेक्ट पूरा करेंगे उस दौरान महंगाई का उतार चढ़ाव क्या होगा? इसका भी तो एस्टिमेशन रहता होगा ना सर? सर, ये एस्टिमेशन हमने रेरा में मांग की थी, बट रेरा के वहां से वो नहीं हुआ था। और एक क्या है, बायर सेंटीमेंट है। अगर ऐसे बोले कि अगर मेरा ये प्राइस जो मैंने आपको बेचा है वो प्राइस मेरे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से लिंक है, एक्स कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से, शायद उससे बढ़ गया तो आपको मुझे प्राइस बढ़ा के देना पड़ेगा, और कम हो गया तो मैं आपको रिफंड करूंगा। तो ये काफी लिटिगेशन और काफी एक चर्चा का विषय हो जाता है। बिल्कुल सर, ये तो देखिए, ये तो बड़ा चर्चा का विषय हो जाएगा कि उसमें इस तरह के क्लॉज डाले ना डाले जाएं, इन्फ्लेशन आधारित जो वो है। लेकिन मैं कह रहा हूं, जब आपका ओवरऑल, जब आप प्रॉफिट मार्जिन आप एस्टिमेट लगाते होंगे तो उसमें आता होगा ना कि 4 साल बाद, 5 साल बाद महंगाई किस तरफ जारी होगी या उस समय कितना, तो आप जो अपना प्रॉफिट मार्जिन लेके चलते हैं उसमें महंगाई का भी तो कोई आकलन होता होगा, या अचानक से पहली बार ही ये महंगाई आ रही है? नहीं, महंगाई का जरूर आचलन होता है सर, बट ये आप देखें कि जो लास्ट 2 महीने में कॉस्ट बढ़ा है, सडनली कोई भी प्रोजेक्ट में 2 महीने के अंदर 400 450 रुपया कॉस्ट कभी नहीं बढ़ता है। आज मेरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 100 रुपया समझो एग्जाम्पल है, तो ओवर द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, अगर जो हालात करके नॉर्मली 2 से 3 साल प्रोजेक्ट चलता है, तो जो मैं 100 रुपया एस्टिमेट करता हूँ तो शायद 110 रुपया हो जाएगा या 115 रुपया हो जाएगा। इससे पहले कि मैं जी धवल जी, इससे पहले कि मैं अश्विनी जी और अभय जी के पास जाऊं, धवल जी मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, मैं क्योंकि क्विकली मैं समझना चाह रहा हूं, 6 से 7 महीने का जो वेटिंग पीरियड जो बढ़ा है, और देखिए महंगाई तो आम आदमी के लिए भी बढ़ी है, ऐसा तो नहीं है सिर्फ बिल्डर्स के लिए बढ़ी है। आम आदमी के लिए आप देखिए पेट्रोल डीजल के दाम कहां हैं, कमोडिटीज के दाम कहां हैं, खाने पीने की चीजों के दाम कहां हैं, तो उसका कौन सोचेगा? और 6-7 महीने उसको एक्स्ट्रा रेंट देना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सर, ये वही एग्जैक्टली वो चीज है कि आज भी डेवलपर प्राइस बढ़ाना नहीं चाहता है, क्योंकि जिस तरह से मोमेंटम है, किसी को भी ये नहीं है कि हमको प्राइस बढ़ाना चाहिए, बट ये जिस तरह से मोमेंट हो रहा है, जिस तरह से अनप्रेसिडेंट प्राइसेस बढ़ रहे हैं, या हम लिटिगेशन में जाए या हम इसको थोड़ा ब्रेक कर दे और फिर जब भी प्राइस स्टेबलाइज हो और फिर हम कंस्ट्रक्शन करें। That is the difference which we want to make. ठीक है सर। अभय उपाध्याय जी के पास चलते हैं, रेरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभय जी, मांग कितनी जायज लगती है आपको बिल्डर्स की, और रेरा के पाले में अब एक तरह से गेंद है, क्या कहेंगे सर? अभय सर। दीपक जी, मेरे को तो ये मांग पूरी की पूरी एकदम बिल्कुल से नाजायज लगती है। आप इसके 2-3 कारण मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि इनके ही हिसाब को पकड़ ले, मैं उसमें जाना नहीं चाहता था। एज अ होम बायर मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है कि मैं किसी का कॉस्ट क्या हो गया, किसी का प्रॉफिट मार्जिन कितना कम हो गया या बढ़ गया, मैं उसको देखूं, मेरा ये काम नहीं है। लेकिन चूंकि ये चर्चा डिबेट चल रही है तो मैं वो पक्ष भी रखता हूं आपको। अगर इनकी बात को भी मान ले कि 400 रुपये पर स्क्वायर फीट कॉस्ट बढ़ गया है, तो अगर हम लोग एवरेज एक प्राइस 8,000 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पकड़ें तो उसके हिसाब से मात्र 5% का कॉस्ट एस्केलेशन ये बता रहे हैं। 5% का कॉस्ट एस्केलेशन जो है, आपको क्या लगता है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री हमारे देश में रेजर थिन मार्जिन पे काम करती है? मिनिमम आज की डेट में अगर आप ठीक से इनकी कॉस्ट ऑडिट की जाए तो 100% मार्जिन पर ये लोग काम करते हैं, तो 5% लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या ये बियर नहीं कर सकते? ये मेरी पहला बात है। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं दीपक जी कि आप इससे पहले चले जाइए, 10 साल पहले चले जाइए, जब 2008 से लेकर के 2016-17 तक सीमेंट के दाम, स्टील के दाम जमीन छू रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था। तब भी तो इतने, जब 2000 रेरा जब आया 2016 में, तो इतने सारे एक एस्टीमेट लगाया गया था कि लगभग 5 लाख घर इनकम्प्लीट पड़े हुए ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में। वो प्रोजेक्ट तो उस समय तो कोई दाम नहीं बढ़ा हुआ था, तब इन लोगों ने क्यों प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया?
तो ये चाहते हैं कि चिट भी मेरी पट भी मेरी। अगर दाम बढ़ गया तो वो बहाना देके प्रोजेक्ट नहीं बनाए, अगर दाम घटा हुआ है तो ये वैसे ही नहीं बनाते हैं, ये इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं और लोग इधर से उधर धक्के खाते हैं। तीसरी बात मैं आपको एक चीज और कह रहा हूं दीपक जी, कि आज अगर आप देखेंगे कोविड के टाइम में इन्होंने ऑलरेडी 6 महीने का एक्सटेंशन के बाद 3 महीने के एक्सटेंशन और लेके ऑलरेडी 9 महीने एक्सटेंशन ले लिए। अब आप मेरे को बताइए, होम बायर 2016 से लेके अभी तक ऑफिशियल 9 महीने का एक्सटेंशन तो हम झेल चुके। अब इसके बाद अगर फिर से मतलब वॉर कहीं भी हो जाए, आप मेरे को बताइए रियल एस्टेट इंडस्ट्री की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी कि अगर यूक्रेन में वॉर होगा, मेरे ऊपर में दाम बढ़ा दिया जाएगा या मेरा काम रोक दिया जाएगा, 6 महीने का बर्डन मेरे ऊपर आ जाएगा। मुझे लगता है कि अमेरिका में वॉर हो जाए तो आप दाम बढ़ा देंगे। तीन महत्वपूर्ण सवाल, लॉजिक किस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं? 3 महत्वपूर्ण सवाल धवल जी के लिए आए हैं। मैं चाहूंगा धवल जी इस पर रिएक्ट करें, लेकिन फटाफट से अश्विनी उपाध्याय, आपका इस पर फिलहाल इस पर क्या टेक है, और जो बिल्डर्स की जो डिमांड है उसको आप जायज मानते हैं या नाजायज मानते हैं सर? देखिए, कहावत है ना कि छुरा तरबूज पे गिरे या तरबूज छुरे पे कटता, अंत में जो है वो तरबूज कटता है, तो वही हो रहा है। मैंने जब पीआईएल फाइल की, आपको याद होगा दीपक जी, उस पर चर्चा हुई थी जब वन नेशन वन बिल्डर बायर एग्रीमेंट पे। एब्सोल्युटली सर, पूरे देश से लोगों ने वेलकम किया, लेकिन सबसे पहले जो बिल्डर एसोसिएशन है वो सुप्रीम कोर्ट आया और आज भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है, वो इसका विरोध कर रहा है। तो ये कितना मतलब दुर्भाग्य है कि बिल्डर एसोसिएशन, जिसका हम काम आसान कर रहे थे, जिसके लिए हम एक मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनवा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि पूरे देश में गुजरात से लेके बंगाल, महाराष्ट्र, हर जगह एक एग्रीमेंट हो जाए, अपनी अपनी मातृभाषा में बन जाए, उसका विरोध कर रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ न कुछ दाल में कुछ तो काला है। इनको यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट नहीं चाहिए। दूसरा, क्यों नहीं चाहिए मैं आपको बताता हूं। क्योंकि हमने उसमें यह कहा था कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट में ये बताएं कि किस सीमेंट कौन सी कंपनी का लगाएंगे, सरिया कौन सी कंपनी का लगाएंगे, सरिया की पिलर में कितनी सरिया होगी, सरिया की मोटाई कितनी होगी, सीमेंट बालू का रेशियो कितना होगा, एक मैंने डिटेल करके चार्ट दिया हुआ है, उसका विरोध किया। दूसरा, कोई भी बिल्डर 50 मतलब आप ऐसे मान के चलिए कि अगर उसकी कास्ट 2000 रुपए स्क्वायर फीट आती है तो वो 5000 रुपए स्क्वायर फीट बेचते हैं कम से कम। आप दिल्ली एनसीआर में, मैंने कई सारे टेक्निकल लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया कि जहां उनकी जमीन की कीमत 1000 रुपए स्क्वायर फीट और कंस्ट्रक्शन कास्ट 1000 रुपए स्क्वायर फीट, यानी टोटल 2000 रुपए स्क्वायर फीट कास्ट आई है, वो फ्लैट 5000 रुपए की स्क्वायर फीट में बेचते हैं। तो अगर इन्फ्लेशन के कारण जहां 2000 स्क्वायर फीट आ रही थी, अगर वो 2100 स्क्वायर फीट पहुंच गई या 2200 रुपए स्क्वायर फीट गई, हम करें अगर 2500 स्क्वायर फीट पहुंच गई, फिर भी आपने ऑलरेडी 5000 रुपए स्क्वायर फीट में बायर को बेच रखा है, तो आपको नुकसान कैसे हो गया? ये मतलब मुझे लगता है, इसमें मैं शब्द यूज नहीं करना चाहूंगा, लेकिन वो कहते नहीं भारत में लालच की एक लालच की भी सीमा होती है। ठीक है सर, मैं इसी सवाल के साथ मैं इसी सवाल के साथ धवल जी के पास जाता हूं। वाले भी बाहर के हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल धवल जी, मुश्किल सवाल आप लोगों को जवाब देना है। देखिए, क्योंकि आप लोगों ने एक बहुत बड़ी डिमांड रखी है जिसका सीधा असर आम उपभोक्ता पर, होम बायर पर पड़ रहा है, और सीधा सवाल यही है सर, हम खुद देखते हैं, हम देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल हैं, हम जानते हैं लिस्टेड कंपनियों का आप प्रॉफिट मार्जिन उठा के देख लीजिए सर, 25 से 30% मिनिमम है जो प्रॉफिट मार्जिन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन पर काम कर रही हैं। मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाएगा सर आपका, लेकिन ऐसा नहीं है कि घाटे में चले जाएंगे आप। 50%। बिल्कुल सर, मैं कुछ लिस्टेड कंपनियों की बात कर रहा हूं, बाकी तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपका थोड़ा मार्जिन कम हो जाएगा धवल सर, आप घाटे में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये इसका जवाब आप कैसे देंगे धवल जी? तो पहली बात, जैसे आपने बहुत बिल्कुल सही कहा कि जो हमारे पैनलिस्ट ऑडियंस है जो कह रहे हैं कि अगर बिल्डर 100% मार्जिन पे काम करते हैं और ऐसा होता है, तो आज मेरे को आज इंडिया का कोई भी एक डेवलपर उठा के बता दीजिए जो 100% मार्जिन पे काम करता है या कुछ करता है। जैसे आपने बहुत सही कहा कि लिस्टेड डेवलपर्स के आपके पास जो एनालिस्ट है, आज हमारी खुद की कंपनी लिस्टेड है, आप उसके भी प्रॉफिट मार्जिन देख लीजिए, सब जो भी होते हैं, एनीवेयर द एवरेज इज बिटवीन 15% to 25%। सो दैट इज द होल रेशियो। और मैं आपको जैसे पहले भी बताया कि ये जो चीज है, आज की हमने नहीं बताया कि हमको प्राइस बढ़ाने है। आज कोई डेवलपर इंडिया में नहीं चाहता है कि वो प्राइस बढ़ाए, क्योंकि मोमेंटम रियल एस्टेट की अच्छी चल रही है, buyers are happy, sellers are happy, developers are happy, the sales is happening, वो हो रहा है। आज वो मोमेंटम को किसी को नहीं चाहना है, बट आज आप बताइए सर, धवल सर, यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो पैनलिस्ट भी कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं। अभय जी ने धवल जी, अभय जी ने एक टर्म यूज किया, क्रेडिबिलिटी।
मैं बाकी जो उनके सवाल हैं, आई एम, लेट मी प्लीज अलाउ मी टू, या श्योर सर, मेरा एक सवाल जोड़ दे रहा हूं, मैं सिर्फ एक सवाल जोड़ रहा हूं। आप जो कह रहे हैं कि मोमेंटम ग्रोथ बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, बाउंस बैक कर रहा है रियल एस्टेट, हम लोग भी चाहते हैं, जैसा आपने खुद कहा 260-70 इंडस्ट्रीज के पीछे चलती हैं, देश का सबसे बड़ा सेक्टर है कृषि के बाद जो जॉब दे रहा है लोगों को, मोमेंटम शानदार है, क्यों आप क्रेडिबिलिटी बिगाड़ने पे तुले हुए हैं? ये सवाल अभय जी ने आपसे सीधा पूछा था। हम कोई क्रेडिबिलिटी बिगाड़ने में नहीं तुले हैं, ना हम कोई चाहते हैं। हम भी ये चाहते हैं कि रियल एस्टेट इंडिया के लिए और भारत के जीडीपी के लिए बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, और इसे कोई भी डेवलपर यहाँ पे नहीं चाहेगा कि ये मोमेंटम को तोड़े। बट सर, आप भी आज समझ लीजिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आज अगर टैक्सी का प्राइस है या पेट्रोल के प्राइसेस है, तो क्या वो टैक्सी का प्राइस आर्बिट्रेली, आज समझो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, सीधा वो लोग बढ़ा देते हैं बिकॉज पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है। तो आज मेरे पास एज अ रियल एस्टेट बायर और अ डेवलपर, डू आई हैव अ चॉइस दैट कैन आई से कि सर मैंने आपको 2000 रुपए में या 5000 रुपए फुट पे एक फ्लैट बेचा है, बट अभी ये कॉस्ट बढ़ गई है तो मैं 5500 कर दूंगा? वो मैं नहीं करता हूँ, और ना ही कोई डेवलपर करता है। सर, हम वही बोलते हैं कि जिस तरह से अनप्रेसिडेंट कॉस्ट ये मोमेंट पे बढ़ी है आज के तारीख में, और ये कॉस्ट की कोई ऐसे नहीं दिख रहा है कि 1-2 महीने का सवाल है या 3 महीने का सवाल है। हाँ, अगर ये चीज होता, आज मुझे बताइए, कोविड के टाइम पे भी जब डेवलपर्स ने कॉस्ट बढ़ गई थी, ऐसा नहीं कि ये कॉस्ट अभी पिछले 1.5-2 महीने में इतनी हाई हुई है, बट वो इवन ड्यूरिंग कोविड के टाइम पे भी कॉस्ट थोड़ी बढ़ी थी, पर कोई डेवलपर ने तभी डिमांड किया था कि हमारा कॉस्ट बढ़ गया? नहीं, क्योंकि ये मोमेंटम था। बट जो ये लास्ट 1.5-2 महीने में बढ़ी है, which was never seen in the life of real estate, that is why there has been a little concern with everybody. Got your point, sir. There is a cost hike. फटाफट से सीधा अभय उपाध्याय जी के पास चलते हैं। अभय जी, आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे? ब्रेक से पहले धवल जी ने जो बातें कही हैं, महंगाई का बड़ा ही आप जानते ही हैं, उन्होंने जो बातें बोली हैं, महंगाई बढ़ रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि रियल एस्टेट में जिस मोमेंटम की एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी वो अभी तक आया नहीं है। इस मोमेंटम को अगर बरकरार रखना होगा, 7-7.5 लाख इन्वेंट्रीज खाली पड़ी हुई हैं, बिल्डर्स ये कहते हैं कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो महंगा हो रहा है, तमाम चीजें हैं, तो अपनी मांग, अपने लेवल पर उनकी मांगे भी जायज लगती हैं। आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे धवल जी ने जो कहा है? अभय जी। आवाज चला गया। हाँ अभय जी आपको मेरी आवाज आ रही है? अभय जी, हाँ अभी आ रही है। हाँ, धवल जी ने जो बातें बोली हैं सर, आप क्या उस पर रिएक्ट करेंगे? हाँ, तो दीपक जी, मेरा रिएक्शन तो मैं आपको पहले भी बताया, और ये देखिए, जहां तक एज अ होम बायर की बात है, मेरे को इस पे रिएक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हर चीज़ के लिए अल्टीमेटली सफ़रर मेरे को बना देते हैं। अल्टीमेटली सफ़र कौन कर रहा है? अल्टीमेटली तो होम बायर सफ़र कर रहा है ना। जब कोविड आता है आप एक्सटेंशन ले लेते हैं, मैं सफ़र करता हूँ। जब वॉर होता है या प्राइस राइज होती है, आप मेरे को एक बात बताइए, ऐसा कौन सा इकोसिस्टम होगा जहां पे आप प्राइस राइज को एकदम फिक्स कर देंगे और तब आप माल को बेचेंगे? ये बात तो सारे इंडस्ट्री में लागू है। आप चाहे पेट्रोल के दाम ले लीजिए, आप चाहे स्टील केवल और केवल रियल एस्टेट सेक्टर में यूज नहीं होता और बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज होता है, तो क्या सारे पुराने ऑर्डर कैंसिल कर दिए जाएं? मतलब ये देखिए, इन लोगों को मैं तो ये कहता हूं कि ये लोग चूंकि अपने आप को हर सिस्टम से अलग मानते हैं, इनको ये लगता है कि मैं जो भी डिमांड रखूं, जायज हो ना जायज हो, कई बार सरकार इनके लिए ये चक्कर में मान लेती है कि ये रोजगार देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये किसी भी तरीके से आप देख लीजिए, प्राइस राइज हर इंडस्ट्री के लिए हो रहा है। कौन सी इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री मेरे को बताइए जिसने कहा कि मैं सारे पूरे ऑर्डर कैंसिल करूंगा क्योंकि स्टील के दाम बढ़ गए? क्या स्टील की रिक्वायरमेंट केवल और केवल रियल एस्टेट इंडस्ट्री में है? आप ये बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिए, मैं उसी एग्जांपल को फिर से कोट करता हूं। मेरे यहाँ पे कलकत्ता में एक येलो टैक्सी चलती है जिसका पर किलोमीटर का प्राइस फिक्स्ड है। तेल के दाम 80 रुपए से 100 रुपए हो गए और उनके दाम 1 रुपए भी नहीं बढ़े। तो क्या उन्होंने उस दिन टैक्सी रोक दी और चलाना बंद कर दिया? ऐसा कहीं पे होता है क्या? और आप एक चीज और बताइए, जिस दिन आप लास्ट 1.5 साल में, दीपक जी आप तो रियल एस्टेट सेक्टर को कवर भी करते होंगे, लास्ट 1.5-2 सालों में आप मेरे को बताइए कितनी % प्राइस राइज हुई है रियल एस्टेट सेक्टर में? मैं बोलता हूं आपको मिनिमम 30% मिनिमम, और एवरी मंथ इनके दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। तो क्या ये लेस देन 5% का एक इंक्रीज एब्जॉर्ब नहीं कर सकते? प्रॉब्लम ये है कि मेरे को इतनी आदत पड़ चुकी है एक मोटा मुनाफा कमाने की कि उसमें जरा सा भी अगर छेद लगता है तो इनको बर्दाश्त नहीं होता। तो एक काम करते हैं लोग बैठे हुए हैं। ऑल राइट सर, पॉइंट टेकन। मैं इससे पहले कि अश्विनी जी के पास में इससे पहले आऊं, मैं धवल जी आप ही से
धवल जी, मैं आप ही से समझना चाहता हूं, आप अगर रेरा के पास जा रहे हैं, गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, तो सवाल तो ये पूछेंगे ना कि आप बायर का क्या करें, आपसे तो ये सवाल पूछे ही जाएंगे। आप लोगों के पास खुद क्या कोई सॉल्यूशन है जिसमें बायर के हित भी सुरक्षित रहें, आपकी बात भी मान ली जाए? सर यही चीज हम एक हमारा ये मानना है। देखिए, हम कोई बता रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू बी प्रैक्टिकल। हम लोग कोई एज अ डेवलपर या कोई भी डेवलपर चाहे, हम लोग इंटरनली चर्चा सुविचार कर रहे हैं इस बारे में कि ये मसले को कैसे हल किया जाए। कोई भी डेवलपर ऐसा नहीं बोलता है कि भाई मैं कल से जो मैंने आपको बेच दिया है तो उसके मैं भाव आज बढ़ा दूंगा। सॉरी, मैंने आपको 100 रुपए में बेचा है, अभी से आपका भाव 105 रुपया हो जाएगा। आई डोंट थिंक एनी वन डेवलपर एंड रेरा डज नॉट एम्बिट और गिव अस द परमिशन टू डू दैट। एंड आई डोंट थिंक लेट कर दिए, मेरा कॉस्टिंग बढ़ गया सर ये पर आपका 6 महीना बढ़ गया। जैसे आप बता रहे हो, आप अगर ऐसे बता रहे हो कि टैक्सी का भाव बढ़ गया और कोई टैक्सी बंद हो गई तो कोई टैक्सी की स्ट्राइक नहीं होती, हमने तो कोई स्ट्राइक नहीं की है। जो आप बता रहे हो कोई भी ऐसा इतना बड़ा नफा नुकसान हम लोग भी सहन करते हैं। एवरी डेवलपर एंड एवरी बिल्डर्स डज इट। सो द होल पॉइंट व्हाट वी आर ट्राइंग टू, कि एक चर्चा कर रहे हैं कि चाहे वहां पे डेवलपर, बायर और कोई भी एक सोल्यूशन ऐसा आना चाहिए जिससे सबके हित में हो। ऐसा कोई नहीं डेवलपर सोचता है कि ये मोमेंटम को, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि ये मोमेंटम को रोका जाए। ये इंडस्ट्री चलनी चाहिए, उससे 270 अलग अलग इंडस्ट्री और चलती है और एक ग्रोथ ऑफ इंडिया होता है। और एक कोई भी बायर को कोई ऐसा नहीं चाहे कि हम जो बोलते हैं कि कोई आज रेरा में जाके बोलते हैं हमको 6 महीने का एक्सटेंशन दो, ये है क्योंकि इट इज, आज मैं जाके मैं ये भी नहीं बोलता हूँ रेरा में, किसी ने आपने कहीं ऐसा सुना हो कि कोई बायर ने बताओ कि सॉरी हमने जो लास्ट 2 महीने में फ्लैट बेचे वो सबके भाव बढ़ जाएंगे, या मैंने लास्ट 6 महीने बेचे, अभी मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं तो मेरे प्राइस जो मैंने पुराने बेचे वो बढ़ जाएंगे? नहीं, ये पॉइंट ऐसा मुद्दा है कि ये अनप्रेसिडेंट टाइम को थोड़ा सेटल होने देते हैं, ये सेटल होए ताकि प्राइसेस स्टेबलाइज होए। एंड देन जी देखिए, बात घूम फिर के वहीं पे आ रही है। आप जो 6 महीने का एक्सटेंशन मांग रहे हैं, हम सिंपल से एक सवाल, हमारा सिंपल एक सवाल है, हमारा होम बायर के नजरिए से सिंपल एक सवाल है कि होम बायर को आप क्या जवाब देंगे? इसका सिंपल, आपने अगर मांग लिया एक्सटेंशन, आपकी बात अगर मान ली जाए, अभी फिलहाल ये लग रहा है, पैनल पे लोग बैठे हुए, अश्विनी जी भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। अश्विनी जी जोड़िए आप। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये तो सिर्फ बिल्डर के पक्ष में जाने वाला फैसला हो गया। आप होम बायर का क्या करेंगे? 6 महीने का जो उसका कॉस्ट बढ़ेगा उसका क्या होगा? बहरहाल एक छोटा सा रिएक्शन अश्विनी जी का, मेरे पास वक्त की कमी है। अश्विनी जी। दीपक जी, 6 महीने हमें किराया ज्यादा देना पड़ेगा, 6 महीने हमारी ईएमआई हमें और फिर और अलग से बियर करनी पड़ेगी, तो हमारे लिए तो ये डबल नुकसान हो गया। दूसरी बात मैं फिर से कहता हूं, ये हमारे जो बिल्डर्स हैं ये ईमानदारी से ट्रांसपेरेंट वे में काम क्यों नहीं कर रहे? हमने अपना मकान बनाया इंडिपेंडेंट अपने जमीन के ऊपर, 10 साल हो गया, घर में कहीं एक जगह सीलन नहीं आती है। दीपक जी, आप अच्छे से अच्छे बिल्डर का मकान ले लीजिए, 2 साल के अंदर कहीं आपके बाथरूम में लीकेज हो जाता है, कहीं आपके किचन में लीकेज हो जाता है, फिर आप परेशान होते रहिए, आपके पपड़ी निकलनी शुरू हो जाती है, आपके पेंट निकलना शुरू हो जाते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, आप 2000 रुपए लागत आती है, आप 5000 रुपए में फ्लैट बेचते हो और इसके बाद भी टाइम बढ़ाने की बात कर रहे हो, क्वालिटी आप देते नहीं हो, सीमेंट कौन सी कंपनी का लगाते हो कुछ नहीं पता, सरिया कौन सी लगाते हो कुछ नहीं पता, सीमेंट बालू का क्या रेशियो होता है कुछ नहीं पता, टाइल कौन सी लगाते हो कुछ नहीं पता। तो कम से कम टाइम पे डिलीवरी तो दे दो। न आप ठीक से क्वालिटी दे पा रहे हो, न आप ठीक से टाइमली डिलीवरी कर पा रहे हो। तो हमें तो मतलब चूंकि आप जो बिल्डर हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियों की फंडिंग करते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियों की फंडिंग करते हैं, ये मिनिस्टर्स को फंडिंग करते हैं। अच्छा धवल जी, की बात तो मान ली जाती है। ये बेचारा पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। मेरे पास वक्त की मैं ऑलरेडी मेरी टीम से मुझे बार-बार कॉल आ रहा है कि मुझे शो को वाइंड अप करना है। लेकिन धवल जी देखिए, घूम फिर के बात वहीं पे आएगी। और व्हाट इफ धवल जी, व्हाट इफ 6 महीने बाद भी हालात नहीं सुधरे, भगवान न करे युद्ध लंबा खिंच गया या इसमें और इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो गया, तब फिर आप एक्सटेंशन मांगेंगे क्या? सर, हम एक्सटेंशन के लिए बोल रहे हैं, पर उसके साथ साथ हम एक सोल्यूशन, एक गवर्नमेंट के साथ और सबके साथ मिलकर एक सोल्यूशन लाना चाहते हैं। हम कोई काम बंद नहीं करना चाहते, ना कोई ऐसा सोच रहे हैं कि ये इस तरह से हो। किसी को अपना धंधा बंद करने में इंटरेस्ट नहीं है, ना कुछ किसी को ये करने में इंटरेस्ट है। एक पॉजिटिवली अगर इसको देख के कुछ सोल्यूशन लाए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पास वक्त की कमी है,
धवल जी, आई एम सो सॉरी, मुझे शोक, हाँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू वन 10 सेकंड सर, 10 सेकंड्स धवल जी। यस, जब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने स्टैम्प ड्यूटी 2% किया था तो उससे मोमेंटम आई थी। तो ये टाइम पे अगर हम कॉस्ट को रैशनलाइज करना चाहे, कहीं स्टैम्प ड्यूटी में रिडक्शन आ जाए, कोई इंटरेस्ट कॉस्ट में रिडक्शन आ जाए, तो सर देखिए, मैं शुरुआत में भी धवल जी यही कह रहा था ना, तो ये एक छोटा सा इंकरेजमेंट मिल जाता है ना सर, बायर दौड़ा दौड़ा आता है, छोटा सा इंकरेजमेंट चाहिए होता है बायर को, वो दौड़ा दौड़ा आता है। आपने देखा होगा मुंबई में, कोलकाता में कैसे धड़ाधड़ घर बिके हैं, अभी 50 लाख से ज्यादा घर बिके हैं, 1 करोड़ से ज्यादा के कॉस्ट वाले घर बिके हैं। एनकरेजमेंट चाहिए, ऐसा सोल्यूशन, लेकिन अगर आप सबका सोल्यूशन हल हो सकता है। आई एग्री, कॉस्ट अनप्रेसिडेंट है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, ना आपके और मेरे हाथ में है, बट अगर ये चीज हम गवर्नमेंट के साथ रिक्वेस्ट करें या इंटरेस्ट कॉस्ट में एक स्टैम्प ड्यूटी में कुछ राय सर, ठीक है सर, हम ये करें तो डेफिनेटली इसमें कोई कॉस्ट बढ़ाने की बात नहीं। ऑलराइट धवल जी, आई एम सॉरी, मुझे शो को वाइंड अप करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ही चल रहा हूं फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन आपका, इस चर्चा को आगे और बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि पब्लिक डोमेन में ये चर्चा आनी चाहिए, इस पर जो भी राय है दर्शकों की वो भी जरूर दें। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया धवल जी, शुक्रिया अश्विनी जी, शुक्रिया अभय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।